नमस्कार, मैं हूं मनोज सैनी। आज का हमारा मुद्दा है जिला अध्यक्ष पर घमासान, दिल्ली देगी समाधान। लेकिन क्या होगा समाधान, ये भी हम आपको बताएंगे। पर जरा इस खबर को देखिए कि आखिर क्यों मचा घमासान। मध्य प्रदेश की सियासत में इन दिनों बीजेपी जिलाध्यक्षों को लेकर फंसे पेंच की चर्चा चारों तरफ है। प्रदेश में चले लंबे विचार विमर्श के बाद भी जिलाध्यक्षों की सूची पर सहमति नहीं बन पाई, जिसके बाद मामला दिल्ली दरबार में पहुंच गया। केंद्रीय नेतृत्व ने प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा और संगठन महामंत्री हितानंद शर्मा को दिल्ली बुलाया। बुधवार को दिल्ली में राष्ट्रीय संगठन प्रभारी बीएल संतोष के साथ बैठक हुई। इस बैठक में हर उस जिले को लेकर चर्चा हुई जिसको लेकर सहमति नहीं बन पाई है। दिल्ली दरबार में सुलझा बीजेपी जिलाध्यक्ष का मामला। राष्ट्रीय संगठन महामंत्री बीएल संतोष के साथ हुआ मंथन। वीडी शर्मा और हितानंद शर्मा के साथ हुई बात। ग्वालियर, सागर, जबलपुर और इंदौर को लेकर हुई चर्चा। करीब 10 जिलों को लेकर फंसा था पेंच। दिग्गजों के बीच नामों को लेकर नहीं बन पा रही थी सहमति। जिलाध्यक्ष की सूची पर जल्द स्थिति होगी साफ। मंथन हुआ पूरा, कभी भी आ सकती है जिलाध्यक्षों की सूची। बीजेपी का कहना है कि कहीं कोई समस्या नहीं है, बहुत जल्द जिलाध्यक्षों के नाम सामने आ जाएंगे। वहीं कांग्रेस का कहना है कि दिल्ली से ही पर्ची उठानी थी तो इतनी लंबी कवायद क्यों की। देखिए, भाजपा में सही समय पे सही काम होता है। संगठन पर्व अपने पूरे परवान पर है और इस उत्साह और उमंग में जिलाध्यक्षों की निर्वाचन प्रक्रिया बहुत ही शीघ्र पूर्णता की ओर आने वाली है और हमारे जिलाध्यक्ष बहुत अतिशीघ्र सूची के साथ आप सबके समक्ष होंगे। जिलों से भोपाल, भोपाल से दिल्ली, दिल्ली से फिर भोपाल, भोपाल से फिर से जिला, जिले से ब्लॉक, यही जो है चकरघिन्नी बनी हुई पूरी जो है पार्टी घूम रही है। अगर जो है दिल्ली से ही जो है पर्ची के आधार पर जिलाध्यक्ष बनाने हैं तो जनता की आंखों में धूल झोंकने के लिए इतनी एक्सरसाइज क्यों की जा रही है? सीधे घोषणा कर दीजिए। लेकिन गर्मी तेज है, ज्वालामुखी धधक रहा है, कभी भी ब्लास्ट हो सकता है। सूत्रों की माने तो बीजेपी ने 40 नाम तय कर लिए हैं। कुछ जगहों पर पेंच फंसा था जिसे दिल्ली के दखल के बाद सुलझा लिया गया है। कई जिलों में सिंगल नाम पहले ही आ गए थे तो कुछ जिलों में पैनल बनाया गया था। अब जब बात दिल्ली तक पहुंच गई है तो जल्द ही नाम भी बाहर आ जाएंगे। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यही है कि जिलाध्यक्षों पर क्यों मचा घमासान, क्यों दिल्ली से लेना पड़ा समाधान। एक बार फिर आपका स्वागत है। जिलाध्यक्ष पर घमासान, दिल्ली देगी समाधान। इस खबर पर भी हम बात करेंगे, खबर भी आपको समझाएंगे। लेकिन 3 वो सवाल जरा देखिए कि जो चर्चा के नजदीक रहने वाले। पहले 3 सवाल, फिर इस पर बात। बीजेपी जिलाध्यक्षों को लेकर दिल्ली से कब तक मिलेगा समाधान? क्या नेताओं की खींचतान ने पार्टी को परेशानी बढ़ाने का काम किया? क्या जिलाध्यक्ष पर फंसे पैंच ने कांग्रेस को हमला बोलने का मौका दिया? भारतीय जनता पार्टी एक ऐसी पार्टी है जिसे कहा जाता है कि भीतर ही सारे मामले सुलझ जाते हैं, पर जिला अध्यक्ष की सूची आते आते मामले उलझ गए। और ये बात सच है कि घमासान भी मच गया और ठंड में गर्मी का एहसास भी हुआ। बल्कि गर्मी यहाँ तक पहुंची कि दिल्ली जाना पड़ा दोनों वरिष्ठ नेताओं को। फिर चर्चा हुई। कहा जा रहा है कि दोनों नहीं बल्कि कुछ और भी नेता दिल्ली पहुंचे थे। बीएल संतोष के साथ लंबी चर्चा हुई और चर्चा के बाद जो खबरें हैं बंसल न्यूज़ के पास, हम कह सकते हैं कि घमासान पर फिर एक बार भारतीय जनता पार्टी ने जैसा होता है भीतर बैठकर अभी शांत कर दिया। अब शांत जब हुआ है तो जाहिर है कि कुछ जो नाम यहाँ से गए थे उसमें कुछ परिवर्तन भी हुआ होगा, जो सूची यहाँ से गई थी उसमें भी परिवर्तन हुआ होगा। लेकिन सूची कैसी होगी तो आपको गुरुवार को देखने को मिल जाएगी। पर आखिर ये हुआ क्यों, तो आज इसी पर हम चर्चा करेंगे। लेकिन मेरे साथ 3 मेहमान हैं। पहले परिचय करा देता हूँ आपका। स्टूडियो में मौजूद है अवनीश बुंदेला जी, कांग्रेस के सीनियर प्रवक्ता। बहुत स्वागत है आपका अवनीश जी। साथ ही जोड़ रहे हैं शैलेंद्र सिंह राजपूत जी, हमारे सहयोगी एग्जीक्यूटिव एडिटर्स। शैलेंद्र जी आपका भी बहुत स्वागत है। और आशीष शर्मा जी भारतीय जनता पार्टी के विधायक। आशीष जी आपका भी बहुत स्वागत है। शैलेंद्र जी क्या कहेंगे? खबरें तो ये आ रही है कि जिस घमासान की हम बात कर रहे हैं ये बात सच है कि लंबे अरसे के बाद घमासान देखने को मिला। बीजेपी का संगठन अभी तक ये करता आया कि हर जगह रिकॉर्ड बना। हालांकि रिकॉर्ड कल फिर बनेगा क्योंकि जो खबरें आ रही वो ये है कि एक साथ जितने जिले
तो ये भी अपने आप में एक नया रिकॉर्ड होगा। लेकिन इसके बनने के पहले इस बार कुछ चीज़ें बिगड़ी। जी बिल्कुल, इसको सत्ता का साइड इफेक्ट कह सकते हैं। इतने दिनों से सत्ता में है बीजेपी यहाँ, तो इसको हम साइड इफेक्ट के तौर पे ही देख सकते हैं। क्योंकि ये बात सही है कि पूरे देश में मध्य प्रदेश का संगठन हर कार्य में अग्रणी होता था संगठन के संबंध में, लेकिन इस बार पिछड़ गया है। लेकिन अब देखिए, मुझे और मनोज जी, पूरा जो हम सिनारियो देखें तो मुझे कांग्रेस के दिन याद आते हैं जब यहाँ छत्रप प्रणाली हुआ करती थी कि दिग्विजय सिंह का एरिया एक है, कमलनाथ का एरिया एक है, सिंधिया जी जब हुआ करते थे उनका एरिया। तो ये स्थिति मेरे को बीजेपी में दिख रही है, क्योंकि इसको हम सत्ता का साइड इफेक्ट इसलिए मैं कह रहा हूँ कि कहा जा रहा है कि अब रायशुमारी की जा रही है बड़े नेताओं से। मालवा के क्षेत्र में चाहे कैलाश विजयवर्गीय की राय ली जा रही हो, मध्य में शिवराज सिंह चौहान की राय ली जा रही हो, ग्वालियर चंबल में तो सब कुछ जाहिर है सिंधिया और तोमर की राय ली जा रही हो, बुंदेलखंड में गोपाल भार्गव हैं और गोविंद सिंह राजपूत हैं, इधर हम महाकौशल में चले जाएं तो प्रहलाद पटेल और राकेश सिंह हैं, उधर विंध्य में राजेंद्र शुक्ला है। तो ये जो छत्रप प्रणाली अब धीरे धीरे विकसित हो रही है, इसको सत्ता का एक इफेक्ट हम कह सकते हैं। क्योंकि और देखिए, जब विधानसभा चुनाव हुए थे तो बहुत से वरिष्ठ नेताओं को वैसे पद नहीं मिले जिनके वो हकदार थे या जैसी उम्मीद रखते थे, तो उनको और नाराज़ तो नहीं किया जा सकता। तो जो लिस्ट गई होगी दिल्ली में, निश्चित रूप से इस बात का ध्यान रखा हुआ है कम से कम इन वरिष्ठ नेताओं को ज़रूर विश्वास में लिया जाए, कम से कम संगठन के मामलों में। क्योंकि देखिए, जिला भाजपा अध्यक्ष बहुत कद्दावर होता है बीजेपी में, जिस तरह का संगठन मजबूत है, ये विधायक से भी ज़्यादा मजबूत उसको माना जाता है जिला अध्यक्ष को। तो निश्चित रूप से सभी वरिष्ठ नेता चाहेंगे कि उनके विश्वास का आदमी हो, और मुझे लगता है कि ये सारे बिंदुओं के कारण ही लिस्ट लटकी है और अब दिल्ली को दखल देना पड़ रहा है। तो ये संगठन कैसे ले रहा है ये तो मैं नहीं कह सकता, लेकिन हाँ, ये जरूर कहा जा सकता है कि अब घमासान तो बीजेपी में, और आगे इस तरह की चीज़ें और देखने को मिल सकती हैं। जी आशीष जी, आपके पास दोनों तरह का अनुभव है। आप पहले संगठन से भी जुड़े रहे और भारतीय जनता पार्टी में तो धीरे धीरे कर यहाँ पहुँचा जाता, आप पहुँच भी गए, विधायक भी हैं आप, तो आपके पास सत्ता को भी आप देख रहे हैं, संगठन को भी देख रहे हैं। लेकिन ऐसा भी होता है कि जब किसी बड़ी डलिया में बहुत सारे बर्तन हो जाते हैं तो उनकी आवाज़ खनक कुछ ज़्यादा तेज हो जाती है, और इस बार ये आवाज़ बाहर तक आ गई। ऐसा मैं इसलिए कह सकता हूँ क्योंकि कवर करते हैं, बल्कि बाहर आते आते दिल्ली तक पहुँच गई। कहें कि मनोज जी, सब सुलझ गया मामला। जी, स्वाभाविक है, इतना बड़ा राजनीतिक संगठन भारतीय जनता पार्टी का है। मध्य प्रदेश में लगभग 2.25 करोड़ के आसपास सदस्यता हम लोगों ने की है। हमारे 1313 के आसपास मंडल हैं, 60 संगठनात्मक जिले हैं। इतने बड़े संगठन, इतने बड़े परिवार को बरसों तक चलाना, ये बहुत बड़े परिश्रम का परिणाम है। हमारी पार्टी में संवाद, समन्वय और सामूहिक निर्णय होता है। निर्वाचन की एक प्रक्रिया का पूरा पालन किया गया है। और देखिए, जितना बड़ा दायित्व होता है उतने बड़े लोगों से चर्चा करना ही चाहिए। चर्चा करने के उपरांत ही समाधान तक हम पहुंच पाते हैं। और जहां तक बात है कि 2028-29 में जो विधानसभा लोकसभा के चुनाव होने वाले हैं, उसके लिए हमारा सेनापति कैसा हो, जो कांग्रेस की साजिश और षड्यंत्रों का मुकाबला कर सके, सबको साथ लेकर चल सके, जिसमें अनुभव भी हो, ऊर्जा भी हो, ऐसा नाम यदि निकल कर आता है तो वो संगठन चलाने के लिए बहुत कारगर होता है। चूंकि हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष हो, चाहे हमारे मंडल अध्यक्ष हो, चाहे बूथ का अध्यक्ष हो, आपने देखा होगा भारतीय जनता पार्टी में वर्चुअली भी, एक्चुअली और वर्चुअली भी बहुत सारी हम बैठकें करते हैं, आपस में संवाद करते हैं और परामर्श करते हैं। इसलिए हमारे जितने जिला कार्यालय हैं वो सब ब्रॉडबैंड सुविधा से जुड़े हुए हैं। वर्चुअली बैठक होती है, कार्यक्रमों की हम चर्चा करते हैं, संगठन की रीति नीति पर चर्चा करते हैं, कार्यक्रमों के बारे में चर्चा करते हैं। तो इसलिए आवश्यक है कि जो भी बने उसमें, चूंकि पर राष्ट्रीय अध्यक्ष जी हैं, प्रदेश अध्यक्ष जी, हमारा प्रदेश और राष्ट्रीय स्तर का संगठन है, सबके समन्वय से जो नाम निकल कर आता है उसकी बात अलग होती है। और पार्टी इसके लिए प्रयास कर रही थी, इसमें कुछ गलत नहीं मानता हूँ। जितना ज्यादा समन्वय बन सके और जितना अच्छा निर्णय हो सके, इसके लिए राजनीतिक संगठन के रूप में हमें प्रयास करने का पूरा अधिकार है और वो हम कर रहे हैं। और अच्छे नाम आपके सामने देखने के लिए आएंगे जो अगले 5 वर्षों में, 6 वर्षों में, 4 वर्षों में भारतीय जनता पार्टी को मध्य प्रदेश में और मजबूती के साथ खड़ा करें। बिल्कुल आपने ठीक कहा कि भारतीय जनता पार्टी के जो दफ्तर है वो हाई प्रोफाइल हो गए हैं, बल्कि अब तो जिले में भी उस तरह के दफ्तर हो गए, मतलब दफ्तर भी ब्रॉड हो गए हैं। और जब ब्रॉड दफ्तर में बैठने वाला जिलाध्यक्ष भी ब्रॉड हो जाता है तो फिर ज़्यादा बात हो जाती है। जी अवनीश जी, हालांकि भारतीय जनता पार्टी का ये मसला है, पर अभी भूपेंद्र जी कह रहे थे, आपके वरिष्ठ सहयोगी कुछ सवाल भी उठा रहे थे, और कांग्रेस को बोलने का मौका इसलिए मिल जाएगा इस बार कि कुछ तो हुआ है। देखिए, हम तो आदी हैं हमेशा
कि जो चर्चा होती है आपके यहाँ हमारे संगठन के ऊपर ही चर्चा होती है, लेकिन धन्यवाद देता हूँ। मैं 15 दिन में शायद तीसरी बार इस विषय पर चर्चा कर रहा हूँ, दूसरी बार तो आप ही के साथ कर रहा हूँ मनोज जी, लेकिन सूची नहीं आ पाई अभी तक। और सबसे बड़ी बात यह है कि हम तो ये कहते हैं कि जिलाध्यक्षों की नियुक्ति की आवश्यकता आखिर दिल्ली क्यों आन पड़ी, कि दिल्ली जाने की आवश्यकता क्या पड़ी। मैं समझता हूँ बीडी शर्मा जी एक ऐसे नेता हैं, एक ऐसे प्रदेश अध्यक्ष हैं भाजपा के, जिन्होंने संगठन की राजनीति शुरू से की है, छात्र राजनीति की है, युवा मोर्चा की राजनीति की है, अब वही प्रदेश अध्यक्ष हैं। तो मतलब कहीं ना कहीं या तो भारतीय जनता पार्टी ये स्वीकार करे कि हाँ आपके यहाँ जो प्रदेश अध्यक्ष है उसका मतलब कोई महत्व नहीं है, जो कुछ पर्ची आनी दिल्ली से वो पर्ची पे सरकारें बन जाती, मंत्री बन जाते, मुख्यमंत्री बन जाते। तो हो सकता है शायद पर्चियों में दिक्कत आ रही हो कि पर्ची अभी पूरी ना बन पाई हो मनोज जी। और सबसे बड़ी बात यह है, मैं सैलन जी की बात से बिल्कुल सहमत हूँ कि सत्ता के साइड इफेक्ट हैं। देखिए ये इसको स्वीकार करने में मनोज जी कोई बुराई नहीं है कि ये दौर कांग्रेस ने भी देखा है कि कांग्रेस में एक समय था कि कई लोग ऐसे थे कि जो टिकट नहीं चाहते थे, जिनको मालूम होता था कि शायद हमारा टिकट नहीं हो पाएगा या हम नहीं जीत पाएंगे, तो जिला अध्यक्ष बनना चाहते थे। मतलब क्योंकि जिला अध्यक्ष जब सत्ता होती है मनोज जी, तो सत्ता में हकीकत बात है, चाहे वो भाजपा हो या कांग्रेस हो। जैसे आप आज कर्नाटका में जाइए तो वहाँ कांग्रेस का जिला अध्यक्ष हो, वो अपने आप में एक सम्मान नेता होता है। और देखिए हमेशा ही कहा जाता है कि कांग्रेस का संगठन कमजोर, भाजपा का संगठन कमजोर। कोई संगठन कमजोर मजबूत नहीं है, पूरा संगठन कमजोर और मजबूत सत्ता के साथ होता है। जब कमलनाथ जी की सरकार मात्र 15 महीने रही थी, तब आप ही लोगों के मुख से मैंने मनोज जी सुना है कि हमारी रणनीति अच्छी थी, हमारा संगठन मजबूत था, हमने चुनाव अच्छे से लड़ा। 5 साल हमने सुना कि छत्तीसगढ़ में और राजस्थान में सुना कि कांग्रेस का संगठन बहुत मजबूत है, भारतीय जनता पार्टी का संगठन कहीं दिखता नहीं है। तो ये सत्ता के साइड इफेक्ट है। और इसके अलावा सबसे बड़ी बात, मध्य प्रदेश में भाजपा ने क्या किया, देखिए हर जगह दल बदल किए भाजपा ने, कांग्रेस के नेताओं को कहीं सपा के नेताओं को, कहीं आम आदमी के, लेकिन मध्य प्रदेश में इसकी अति हो गई। आप समझे एक साथ 28 विधायक टूट कर चले जाएं, और उसमें भी सिंधिया जैसे बड़े कद का नेता जो चले गए। अभी हाल ग्वालियर चंबल क्षेत्र की बात चली, तो हकीकत बात है मनोज जी, कई सारे जिले ऐसे कि पूरी तरह से मैं कहूंगा उनमें वायरस घुस चुका है। आप देखें आज सौरभ शर्मा का इतना बड़ा एक आर्थिक घोटाला हम सबके सामने आया, इसके पीछे कहीं ना कहीं 2 पूर्व परिवहन मंत्रियों के नाम आते हैं। वो दोनों पूर्व परिवहन मंत्री सागर जिले के हैं। उनके बीच की लड़ाई, जो एक सिंधिया गुट का है, एक शिवराज गुट का है, एक मूल भाजपा का, एक पुराना, एक नया भाजपाई है। तो आप समझो उसकी परिणति ये है कि आज पूरे देश में, पूरे प्रदेश में सागर जिला सबसे ऊपर है कि हाँ यहाँ भाजपा किस तरह से आपस में लड़ रही। इसका मनोज जी ये कोई बड़ी, अगर आप देखेंगे, मतलब इंदौर की बात करूं तो इंदौर में भी जब अक्षय बम ने मैदान छोड़ा और उसका क्रेडिट कैलाश जी ने लिया, तो इसके ऊपर भाजपा का संगठन बहुत खुश नहीं था, क्योंकि उनको मालूम था कि यहां जीतना तो है ही शंकर ललवानी जी को, लेकिन कहीं ना कहीं ये भाजपा की अंदरूनी गुटबाजी थी कि उनको उनकी जीत पर दाग लगाना था और अपना क्रेडिट लेना था कि मैंने अक्षय बम का पर्चा वापस कराया। तो ये भाजपा में ये बहुत पहले से चल चुका है। और मनोज जी ये कोई नई बात नहीं रहती, धीरे धीरे सनी ये हमारे यहाँ भी हुआ, मैं स्वीकार करता हूं इस बात को मनोज जी, बहुत समय लगता है। मतलब आप ये कह रहे हैं कि आपकी बीमारी बीजेपी को लग गई। बिल्कुल, देखिए ये सत्ता के साइड इफेक्ट हैं। सैलन जी ने बहुत अच्छी बात कही, लेकिन हम बड़े धन्यवाद देंगे कि हमें वर्तमान में जो प्रदेश अध्यक्ष आदरणीय जीतू पटवारी जी का नेतृत्व मिला है और पूर्व में कमलनाथ जी का नेतृत्व मिला है, तो भले ही हम सत्ता में ना हो अभी, लेकिन हम प्रयास कर रहे हैं। और अभी जीतू पटवारी जिस तरह से मैदान पर दौड़ रहे हैं, दिन रात इधर से उधर, उधर से उधर, और जिस तरह से मोहन यादव सरकार के घोटाले उजागर कर रहे हैं, हमें पूरा विश्वास है कि जीतू पटवारी अपने संगठन को मजबूत करेंगे और सत्ता का जो सूखा है कांग्रेस का, उसको दूर आदरणीय जीतू पटवारी जी करेंगे। सत्ता का सूखा दूर होगा, लेकिन सूचियां आपके यहाँ भी खूब बदल रही। खैर मैं लौटूंगा, आगे आपसे बात करूंगा। सैलन जी, आपने भी कहा कि जब सत्ता लगातार होती है तो स्वाभाविक है कि उसमें कुछ बुराइयां आती है, और ये अवनीश जी ने भी माना कि कर्नाटका में उनकी सरकार है और वहाँ का जिलाध्यक्ष बहुत पावरफुल होता है, तो ये लड़ाई पावर की है। बिल्कुल। और इसीलिए पावर की लड़ाई, इतना पावर बढ़ गया कि किसको, और दूसरा बीमारी तो आई गई। बिल्कुल। और देखिए मनोज जी, ये चर्चा तो हमने की, लेकिन एक चीज़ और देखिए कि संगठन का जो चुनाव है, जो गठन है, इस बार बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि बीजेपी में जो स्थितियां बन रही हैं 29 को लेकर,
उसको ग्राउंड लेवल पर अपनी मजबूती बहुत बनाए रखनी पड़ेगी। और पिछला लोकसभा चुनाव बहुत को भी- चैलेंजिंग हो। हाँ, पिछला लोकसभा चुनाव भी उसके जहन में है, इसलिए हो सकता है ये देरी हो रही हो। जिस तरह से कुछ प्राइवेट, मैंने सुना है कुछ प्राइवेट एजेंसियों को हायर किया गया बीजेपी ने कि उनकी प्रोफाइल तैयार कराई जाए, जो जिलाध्यक्ष के दावेदार हैं उनका घर देखा जा रहा है, उनके पास पड़ोस में उनकी छवि देखी जा रही है। तो ये देखिए कितने माइन्यूटली काम हो रहा है। तो एक देरी की वजह ये भी हो सकता है क्योंकि भाजपा बहुत ध्यान से आगे बढ़ रही है संगठन के तौर पर, क्योंकि और जब मध्य प्रदेश की बात आती है तो मैं फिर कहूँगा कि ये तो और भी ज़्यादा स्थिति और भी ज़्यादा सावधानी की ज़रूरत है, क्योंकि जिस तरह से माइग्रेट हुआ है कांग्रेस से बीजेपी में कार्यकर्ताओं का, तो इसको बहुत संभाल के लेके चलने की ज़रूरत है। क्योंकि ये जो मतभेद दिखता है उसकी एक बहुत बड़ी वजह ये भी है। तो ये हम कह सकते हैं कि बीजेपी बहुत सावधानी से आगे बढ़ रही है। और दूसरी बात है, जिस तरह से अवनीश जी कह रहे थे कि कांग्रेस का संगठन जिस तरह से गठित हो रहा है मध्य प्रदेश में, तो देखिए दोनों जगह नई टीमें हैं, युवा टीमें हैं, तो निश्चित रूप से बीजेपी भी चाहेगी कि एक ऐसी युवा टीम खड़ी की जाए, क्योंकि बहुत से वरिष्ठ नेताओं की भूमिकाएं बदल गई हैं, कांग्रेस में कहें चाहे बीजेपी में कहें मध्य प्रदेश में। तो ये चैलेंजिंग काम तो है, और ये यही चुनौती के को देखते हुए मुझे लगता है कि ये देरी की एक वजह ये भी हो सकती है। जी बिल्कुल, और बड़ी चुनौती ये भी होगी क्योंकि 29 की 29 लोकसभा आप जीत जाते हैं, 163 विधानसभा आप लेकर आ जाते हैं, और फिर कहा यह भी जा रहा है, जो मेरे पास खबरें हैं, कि इस बात को लेकर भी बड़ी चर्चा हुई शैलेंद्र जी, कि जो जिलाध्यक्ष पहले थे जिनके नेतृत्व में चुनाव जीता गया, वो क्यों नहीं, वो मुझे लगता है इसके कारण भी कुछ देरी हुई है। आशीष जी बेहतर बताएंगे। आशीष जी, लेकिन चुनौती बड़ी होगी क्योंकि अब कांग्रेस भी पहले जैसी नहीं है, वर्तमान की कांग्रेस। हाल ही के 2 उपचुनाव हुए तो वहां भी स्थितियां ठीक नजर आई है कांग्रेस की। मैं ये नहीं कहूंगा कि भारतीय जनता पार्टी की ठीक नहीं है, क्योंकि आपके पास तो बहुमत है, सरकार है। यही चुनौती सबसे बड़ी है। देखिए, पार्टी का मूल चरित्र कभी समाप्त नहीं होता, और हमारी पार्टी का मूल चरित्र है संगठन आधारित, कार्यकर्ता आधारित संगठन। हम संगठन से सत्ता प्राप्त करते हैं, संगठन की शक्ति ही हमें जिताती है। आप देखते होंगे विधानसभा के, लोकसभा के चुनाव में कई वर्तमान विधायकों और सांसदों के टिकट काट दिए जाते हैं, लेकिन उसके बाद भी हमको वहां से विजयश्री मिलती है, क्योंकि हमारा कार्यकर्ता पार्टी के विचार के लिए संघर्ष करता है। ऐसे समर्पित कार्यकर्ताओं की टीम खड़ी करना, जिसका मंडल से समन्वय हो, बूथ से समन्वय हो, जिले की पूरी टीम से, वरिष्ठ नेताओं से, पूर्व विधायकों से, वर्तमान विधायकों से, जनप्रतिनिधियों, हर तरह का संवाद स्थापित हो, जो सबका नेता हो, हर समाज का नेता हो। ऐसे नेताओं की खोज तो करना ही चाहिए अच्छे संगठन को बनाने के लिए। और हमारी पार्टी यदि इसके लिए बारीक से बारीक स्क्रूटनी कर रही है, यदि हर निचले से लेकर ऊपर के स्तर तक वहां के स्थानीय जनप्रतिनिधियों से, पार्टी पदाधिकारियों से, वरिष्ठ नेताओं से चर्चा कर रही है, तो इसमें कुछ गलत नहीं मानना चाहिए। अच्छे की चाह सबको होती है, और अच्छा संगठन, अच्छे नेतृत्वकर्ता लोग संगठन को संभालें, इसकी जिम्मेदारी में थोड़ा बहुत विलंब लगता है। लेकिन अवनीश जी कह रहे थे कि हमारी कुछ बीमारी आपकी तरफ भी आ गई। नहीं, कोई बीमारी नहीं आती। हमारा जो अंतर के शक्ति है, आंतरिक शक्ति है, जो हमारी रोग प्रतिरोधक क्षमता है, वो कांग्रेस से कई गुना बेहतर है। इसलिए बुराइयां अगर थोड़ा सा स्पर्श भी करती है, तो अंदर की शक्ति उस बुराई को समाप्त कर देती है। भारतीय जनता पार्टी की आत्मा है, और आत्मा कभी दूषित नहीं हो सकती, शरीर दूषित हो सकता है, और सबके अंदर जो आत्मा है, कार्यकर्ताओं के अंदर वो राष्ट्र प्रेम की आत्मा है, भारत माता से प्रेम की आत्मा है। और इसलिए कई विकार आते हैं राजनीतिक दल होने के नाते, लेकिन समय से वो मेल दूर हो जाता है, और फिर हम खड़े हो जाते हैं। और इसलिए आने वाले समय में अच्छा संघर्ष हो, सत्ता के कार्य, हमारी केंद्र की सरकार के, राज्य की सरकार के काम जन जन तक पहुंचे, और भारतीय जनता पार्टी को पुनः विजय प्राप्त हो, इस लक्ष्य के साथ हम सब संगठन के कार्यकर्ता बढ़ेंगे। बिल्कुल, और रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाने की आप बात कर रहे थे, दिल्ली से लगता है उसकी दवा और तेज मिल गई होगी, ज़्यादा पोटेंशियल, तो वो क्षमताएं और बढ़ गई होगी, और सूची भी उसी तरह की होगी। लेकिन मैं दर्शकों को एक चीज़ बहुत स्पष्ट कर दूं कि जो संभावित हम नाम दिखा रहे हैं, ये अभी बैठक के बाद कुछ और चीज़ें इसमें बदलाव हुई होगी, और रामकिशन कावरे ना पढ़े, आप रामकिशोर कावरे पढ़े बालाघाट से, और सुधार भी हो जाएगा, आपको दिखेगा। लेकिन कुछ नाम और भी कल नए दिखाई देंगे। जी अवनीश जी, वो कह रहे हैं कि अब तो रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ गई है। देखिए, अब वो आशीष जी ठीक है कह सकते हैं, लेकिन मुझे तो सर ऐसे दिखाई नहीं दे रहा है। जो पार्टी आज 21 साल से सत्ता में है, क्या दिक्कत है कि आप दिल्ली जाकर अपने अध्यक्ष की लामबंदी की जा रही कि ये अध्यक्ष बने, वो अध्यक्ष बने, और ये कह रहे हैं रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ गई है। उमा भारती जी का नाम ले लीजिए जरा,
अजय विश्नोई जी का नाम ले लीजिए जरा, गोपाल भार्गव जी का जिक्र कर लीजिए जरा, और इसके अलावा और भी कई सारे नेता हैं। आप ग्वालियर क्षेत्र में जाइए, आज की ही बात है, एक कोई, और आप उधर विंध्य क्षेत्र में जाइए तो कई प्रदीप पटेल जी, कई सारे आपके ऐसे नेता हैं। अगर आप कह रहे हैं कि आपकी एंटीबॉडीज बढ़ गए हैं मनोज जी, अगर ये कह रहे हैं तो ये लोग फिर क्या कर रहे हैं? और मैंने अभी आपसे कहा ना कि सागर में जो घटित हो रहा है, आशीष जी मुझे बताएं। लेकिन अवनीश जी एक चीज तो आप मानेंगे, देखिए भले दिल्ली जाना पड़े लेकिन चीजें सुलझ जाती बाहर। अरे साहब यही तो बात है, सूची आके कैंसिल हो गई। ये इसके लिए मनोज जी कहते हैं, इसके लिए ऐसे कहते हैं कि परसेप्शन, मतलब आप क्या होता है, हमारी चीजें सुलझती हैं तो आप कहते हैं कांग्रेस चीजें सुलझी, बहुत देर में सुलझी। इनकी चीजें मैंने कहा ना, मैं अभी तो तारीफ की हमने कहा, आपने बहुत अच्छा मैं साहब तीसरी बार तो इस विषय पे 15 दिन में चर्चा कर रहा हूं कि जिलाध्यक्षों की सूची, और आप कह रहे हैं सुलझ गई है। मैं तो कह रहा हूं अगर इतनी सुलझने वाली बात थी आशीष जी, तो अभी तक सूची आ जाना चाहिए थी। हम तो साफ हमने कोई दिक्कत नहीं, हम तो साफ स्वीकार करते हैं कि देखिए हमने स्वीकार किया ना कि सत्ता के साइड इफेक्ट हैं ये, और हम लेकिन हाँ, हमारे समय कभी भी हमें दिल्ली नहीं भागना पड़ा जिलाध्यक्ष बनाने के लिए। आपको तो दिल्ली भागना पड़ता, आपका उपचार ही साहब आप याद कर लें, हमारे तो पूरे विधानसभा टिकट ही भोपाल से हुए हैं, याद कर लें। अभी किसी को दिल्ली नहीं जाना पड़ा, सारे टिकट यहाँ से हुए आशीष जी। और बाकी मैं साफ कहता हूँ, अगर जनहित के मुद्दों पर भारतीय जनता पार्टी थोड़ा दो हाथ कर ले और थोड़ा जनहित के मुद्दों को अगर चर्चा चार कर लीजिए, खासकर जो दलित आदिवासियों पर निरंतर अत्याचार हो रहे हैं, बलात्कार हो रहे हैं, लगता है इसीलिए क्योंकि आप सत्ता के नशे में मदमस्त हैं। जब आप अपने जिलाध्यक्ष नहीं बना पा रहे हैं तो सरकार क्या चलाएंगे? देखिए आप चुनाव जीत रहे हैं, हम स्वीकार कर रहे हैं आप चुनाव जीत रहे हैं, चुनाव जीतने के कई तरीके हैं वो हमें मालूम है। मुद्दों की आप राजनीति करते नहीं हैं, आप नोटबंदी करते हैं, लेकिन आप चुनाव लड़ते हैं सेना के शौर्य के नाम पर। हम कहते हैं तो कहते सेना पर सवाल उठा रहे हैं, तो यही आपकी विशेषता है। आप चुनाव लड़ते हैं भगवान राम के नाम पर, आप कभी विकास के नाम पर चुनाव नहीं लड़ते। जिस दिन भारतीय जनता पार्टी विकास के नाम पर चुनाव लड़ना शुरू कर देगी ना, कि हमने ये सुनिए, आपकी एक चोरी आम आदमी पार्टी ने ही पकड़ ली दिल्ली में, कि मतों की कैसी आप चोरी करते हैं, कि पता ही नहीं कौन रामलाल श्यामलाल आया, एप्लीकेशन देके चला गया कि वोट का ये भैया इनका वोट लिस्ट में से नाम काट है। तो आप इस तरह की पार्टी बन चुके हैं, आप सत्ता की डकैती डालने वाली पार्टी। आशीष जी 2 बार के विधायक हो यार, आप तो ऐसे डिस्टर्ब मत करो नए प्रवक्ता की तरह। नहीं ठीक है, पूरी अच्छे से खूब चर्चा हो गई इस पर। आशीष जी वो आपके सामने दिखा रहे हैं ना, अरे मेरे आप में तो बड़ी अच्छी चर्चा होती, लेकिन आज लग रहा है बिल्कुल नए प्रवक्ता की तरह बिहेव कर रहे हैं। चर्चा अच्छी हो रही, चर्चा में कोई वो नहीं है, चर्चा तो खुला। शैलेंद्र जी दोनों को आप सुन रहे हैं, वो कह रहे हैं कि कांग्रेस भी अब पहले से बेहतर है। ये बात सच है कि कांग्रेस में कुछ चीजें बदली है और उन्होंने भी अपने संगठन पर काम किया है, और बीजेपी के संगठन को लेकर तो कांग्रेस हमेशा कहती रही। बीजेपी के भीतर ये भी कहीं बात होगी कि कांग्रेस का संगठन पहले जैसा नहीं है मध्य प्रदेश में। दूसरा आप भी कह रहे हैं कि चुनौती बहुत बड़ी होगी, क्योंकि आप जब बहुत कुछ हासिल कर लेते हैं, जैसे 29 सीट 163 जिसकी बात कर रहा था, बीडी शर्मा के ऊपर ये कहा भी गया है कि बड़े शुभंकर है वो, तो अगले जो आएंगे वो सब शुभंकर बनकर आए, ये भी एक बड़ा प्रयास होगा। बिल्कुल, अगले जो संगठन में पदाधिकारी आएंगे उनके लिए एक चुनौती तो ये होगी, क्योंकि लाइन मध्य प्रदेश में काफ़ी लंबी खिंच गई संगठन की, उस पैमाने को बनाए रखना ये निश्चित रूप से चुनौती होगी, और इसीलिए इतना सोचा जा रहा है। लेकिन देखिए बीजेपी ने जो प्रणाली बदली अपनी चुनाव की, पहले इसमें चुनाव होते थे, निर्वाचन होता था, और अब रायशुमारी को ज़्यादा महत्व दिया जा रहा है। रायशुमारी को महत्व इसलिए दिया जा रहा है कि गुटबाजी स्पष्ट उभर के ना आए, लेकिन इसके बावजूद भी कुछ मतभेद इस बार बीजेपी में दिखे, और भले ही वो पार्टी की बैठकों में ना दिखते हों, लेकिन बाहर दिखते हैं, मीडिया के थ्रू दिखते हैं। तो बीजेपी के सामने ये चुनौती तो है। और जहाँ तक कांग्रेस का सवाल है, तो उसके मुकाबले के लिए भी बीजेपी निश्चित रूप से तैयार हो रही है। तो दोनों चीज़ें, सारी चीज़ें मिला के हम देखते हैं तो देरी की वजह ये ज़्यादा नज़र आती है। हाँ, ये ज़रूर है कि जो वरिष्ठ नेता हैं वो ज़रूर चाहेंगे कि उनके इलाकों में, उनकी टेरिटरी में उनके लोग हों, तो ये खींचतान तो अभी दिखेगी। और हो सकता है और अगर दिल्ली से कोई मैसेज आता है तो निश्चित रूप से संगठन पर असर पड़ता है, नेताओं पर असर पड़ता है, तो एक सब्सट्राइड हो जाती है ये चीज़ें कि ज़्यादा जो मतभेद है या जो नाराज़गी वो ज़्यादा उभर कर नहीं आ पाती। तो हो सकता है लिस्ट यहीं फाइनल हुई हो और दिल्ली से एक औपचारिक
औपचारिकता के तौर पर वहाँ से उसको फाइनल करा के माना जा रहा हो, तो काफ़ी चीज़ें हैं इन सब चीज़ों हाँ, के पीछे। लेकिन ये भी पहली बार, जैसा मैंने शुरुआत में ही कहा था कि लिस्ट तो यही फाइनल हुई और भारतीय जनता पार्टी में जब जिलाध्यक्ष तय होंगे तो स्वाभाविक है कि प्रदेश की बॉडी तय करेगी, लेकिन जिलाध्यक्ष की सूची के लिए पूरी प्रदेश नेतृत्व को दिल्ली जाना पड़े तो ये एक बड़ी बात बड़ा संकेत देता है। और मुझे लगता है अगली जो सूची आ रही होगी तो उसमें भी बहुत सारे संकेत छुपे होंगे और जितना जानकारी है गुरुवार को आपको वो सूची देखने को मिल सकती है। कुछ नए प्लान, कुछ नई चीज़ें भी आपको देखने को मिलेगी। आप सभी मेहमानों को बहुत धन्यवाद। आशीष शर्मा जी विधायक जी मेरे साथ जुड़े, साथ ही अवनीश बुंदेला जी और शैलेन जी हमारे साथ रहे। लेकिन मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी का संगठन हमेशा अव्वल रहा है। ऐसा कहा भी जाता है कि वो आदर्श संगठन है और जब बात आदर्श होती है तो आदर्श ही प्रस्तुति करना होती है। तो मुझे लगता है कि उसी तरह की सूची दिखाई देगी। लेकिन ये भी पहली बार देखने को मिला। ग्वालियर चंबल की बात करें, इंदौर की, जबलपुर की, ये सब बड़े महानगर हैं, भोपाल की जहाँ काफ़ी घमासान हुआ, लेकिन घमासान खत्म हुआ है ऐसा कहा जा रहा है। लेकिन उसके बाद अमृत में मंथन के बाद अमृत क्या निकला है वो सूची कल देखिएगा बंसल न्यूज़ पर। और मुझे दीजिए इजाज़त, बने रहिए बंसल न्यूज़ पर। लेकिन